रहीम हमारा आज का जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर है वो प्रोटीन सिंथेसिस एंड रेगुलेशन के ऊपर है। प्रोटीन सिंथेसिस इज अ वाइटल प्रोसेस। सबसे पहली अहम बात यह है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी अहमियत है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये इम्पोर्टेंस क्यों है? इम्पोर्टेंस होने की दो वजूहात हैं, दो बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी फंक्शनल प्रोसेसेस, फंक्शनल एक्टिविटीज यानी कि जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो प्रोटीन्स की ज़रिए ही जो है ना वो टेकन प्लेस हो रही होती हैं। वो प्रोटीन एंजाइम की फॉर्म के अंदर हो, वो प्रोटीन आपके पास हार्मोन्स की शक्ल में हो सकती है। ये न किसी शक्ल में प्रोटीन जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगी तो वो फंक्शन जो है ना वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है प्रोटीन सिंथेसिस का या प्रोटीन का एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर, वो है उनकी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। यानी कि दो इसकी रिक्वायरमेंट है, एक तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है। तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही ज्यादा वाइटल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि डीएनए के ऊपर जो पड़ी हुई इंफॉर्मेशन होती है वो वहां से यानी कि डीएनए से पास होकर आरएनए में आती है और आरएनए से फिर आगे क्या होती है? प्रोटीन डेवलप होती है। तो इंफॉर्मेशन ऑन डीएनए इज पास्ड टू आरएनए, स्पेशली ऑन मैसेंजर आरएनए। कि इंफॉर्मेशन जो कि डीएनए के ऊपर मौजूद है और वो जो है ना कहां पर ट्रांसफर हो रही है? मैसेंजर आरएनए के पास। और मैसेंजर आरएनए से फिर वो आगे जो है ना उसका प्रोसेस जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन कहते हैं, उसके ज़रिए जो है ना प्रोटीन हमारी डेवलप हो रही है, प्रोटीन हमारी बन रही है। और ये वो वाली प्रोटीन है जिसका मैसेज डीएनए से मैसेंजर आरएनए के पास आया, फिर वही मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेट होकर कहाँ चला गया? आपके पास प्रोटीन के पास चला गया। इसमें देखें कि प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ये तीनों जो आरएनएज़ हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, ये तीनों आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस इन तीनों आरएनएज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मैसेंजर आरएनए का भी रोल होता है, ट्रांसफर आरएनए का भी रोल होता है और इसी तरीके से राइबोसोमल आरएनए का भी रोल होता है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मे का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने प्रपोज किया? ये फ्रेडरिक क्रिक ने 1958 के अंदर, 1958 के अंदर एफ क्रिक ने इसको प्रपोज किया। ही डिस्क्राइब्ड दैट इट इज अ यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये क्या है? यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि डीएनए से इंफॉर्मेशन आएगी आरएनए के पास और आरएनए से फिर क्या डेवलप हो जाएगी? प्रोटीन। इसको कहते हैं यूनी डायरेक्शनल। अगर ये होता जो है ना बल्कि आप कह सकते हैं कि अगर ये होता बाई डायरेक्शनल होता तो प्रोटीन से दोबारा आरएनए डेवलप होता और आरएनए से अगेन हमारे पास डीएनए बनता। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है कि ये एक यूनी डायरेक्शनल जो है ना फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। यानी कि डीएनए से आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी। डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होती हैं, उसमें से जो एक स्ट्रैंड है वो एज अ टेम्पलेट वर्क करती है और फिर उससे क्या होता है? मैसेंजर आरएनए डेवलप होता है और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। लेकिन हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट भी है जो कि रिट्रोवायरस के अंदर पाया जाता है। उसमें यह है कि उसमें ना रिवर्स सेंट्रल डोग्मा उसको हम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से फिर क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए एंड देन प्रोटीन। यानी कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उनके अंदर आरएनए के अंदर प्रेजेंट है, वो आरएनए से किस में गई? डीएनए के अंदर, डीएनए में कन्वर्ट हुई। डीएनए फिर फर्दर क्या करेगा? वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा और देन प्रोटीन बनाएगा। यानी कि इस तरह का फ्लो जो है ना वो हमारे पास स्पेशली जो है ना रिट्रोवायरस के अंदर जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। वो मैं आगे आप चल के आपको ना बताऊंगा। तो बेसिकली इसका ये कॉन्सेप्ट यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये फ्रेडरिक क्रिक ने 1958 के अंदर डिस्क्राइब किया। इसके अलावा दूसरा है कॉन्सेप्ट जिसको रिवर्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इट वाज प्रपोज्ड बाय टीमन एंड बेल्टीमोर। टीमन एंड बेल्टीमोर ये दो साइंटिस्ट हैं, इनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि रिवर्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा भी जो है ना ये भी हमारे पास एक प्रोसेस जो है ना वो पाया जाता है। और ये मैकेनिज्म कहाँ पर मौजूद है? ये आपके पास रिट्रोवायरस के अंदर मौजूद होता है
और ये खास तौर पर कैंसर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो रिवर्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा है, ये सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो इसमें ये देखिएगा कि डीएनए से एक फ्लो तो ये है कि डीएनए है, डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन रही है। डीएनए से आरएनए का बनना और स्पेशली मैसेंजर आरएनए का बनना, वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, रेट्रोवायरस के अंदर आरएनए अगेन क्या बना रहा है? डीएनए। और डीएनए क्या करेगा? डीएनए जो है ना वो फिर आगे जाकर मैसेंजर आरएनए बनाएगा। डीएनए क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए। यानी कि आरएनए से इंफॉर्मेशन कहाँ चली गई? डीएनए के पास, और डीएनए ने क्या किया? मैसेंजर आरएनए बनाया, और मैसेंजर आरएनए ने फर्दर जाकर प्रोटीन सिंथेसाइज की। ये काम जो है ना, एक खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जिनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करते हैं? आरएनए से डीएनए डेवलप करवाते हैं। यानी कि आरएनए चूंकि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो डीएनए भी जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री जरूर होगा, मगर वो डीएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास कहलाएगा। अगेन फिर वही सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर रेप्लिकेट होगा। याद रखिएगा, आरएनए चूंकि हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड होती है, सो सिंगल स्टैंडर्ड से ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से फिर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट होगा, और फिर अगेन डीएनए से फिर हमारे पास मैसेंजर आरएनए डेवलप होगा, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ये आपके पास रिवर्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। तो इस बात को भी क्लियर कर ले, सेंट्रल डोग्मा हमारे पास दो उसकी टाइप्स हैं। एक तो आपके पास यूनिडायरेक्शनल है, और दूसरा आपके पास क्या है? रिवर्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा है। इसको जो है ना, चूंकि ऑब्जर्व करने वाले टीमन और बेल्टीमोर थे, तो इसको टीमिनिज्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टीमिनिज्म। सो ये सेंट्रल डोग्मा का जो रिवर्स है, इट इज आल्सो नोन एज टीमिनिज्म। इसके बाद है मिनिमम नेसेसरी मटेरियल। इसमें नेसेसरी मटेरियल जो है ना वो क्या होता है? एक तो आपको ना प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड्स चाहिए, इसके अलावा आपके पास राइबोसोम्स होनी चाहिए, और फिर उसके बाद रिएक्टिव साइट्स होंगी, एंजाइम्स होने चाहिए, टाइप्स ऑफ आरएनएज होनी चाहिए, एटीपी, जीटीपी, इनऑर्गेनिक कैटाइन। तो ये चीजें हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अमीनो एसिड 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट इन्वॉल्व होते हैं। स्मॉलर सब यूनिट भी इन्वॉल्व होता है, और लार्जर सब यूनिट भी इन्वॉल्व होता है। इसकी मैं डिटेल आपको आगे चल के लेक्चर में बताऊंगा। इसके अलावा राइबोसोम्स के ऊपर रिएक्टिव साइट्स होती हैं, और 3 साइट्स होती हैं। एक पी साइट होती है, ए साइट होती है, ई साइट होती है। इसके अलावा इसमें तीनों जो है ना टाइप्स ऑफ आरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, तीनों इन्वॉल्व होंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। एक और एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट, अमाइनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? अमाइनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम भी क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा एटीपी की जरूरत पड़ती है, जीटीपी भी इन्वॉल्व होता है। जीटीपी का रोल कहाँ होता है? तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा गया है कि जीटीपी का रोल जो है ना वो कहाँ पर है। तो जीटीपी का रोल ये होता है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस में जो है ना जीटीपी का बड़ा अहम जो है ना रोल होता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कैटाइंस भी जो है ना वो भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि पोटाशियम आइन है, अमोनियम है, मैग्नीशियम है। ये कैटाइंस भी इसमें क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। तो ये है मिनिमम नेसेसरी मटेरियल, यानी कि वो नेसेसरी मटेरियल जो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में 2 स्टेप्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। एक हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा हमारे पास स्टेप है ट्रांसलेशन। हम यहाँ पर बारी बारी इन दोनों स्टेप्स को देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को, और उसके बाद हम ट्रांसलेशन को देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए। दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो डीएनए से फ्लो स्टार्ट होगा, और कहाँ जाएगा? मैसेंजर आरएनए के पास जाएगा। इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जो डीएनए इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। वो डीएनए डीएनए विच टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, कि वो डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और याद रखिएगा, इसकी एक स्ट्रैंड जो है ना वो क्या करती है? वो मैसेंजर आरएनए को डेवलप करवाने में इन्वॉल्व होती है। जो दूसरी स्ट्रैंड होती है उसका कोई भी उसमें जो है ना रोल नहीं होता। अब इस ट्रांसक्रिप्शन में अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको मजीद इसको देखें, तो इसमें एक तो हमारे पास प्रोमोटर रीजन होता है,
स्ट्रक्चरल जीन होती है और तीसरा हमारे पास होता है टर्मिनेटर। क्या होता है हमारे पास? टर्मिनेटर। तो जो प्रमोटर साइट होती है ये प्रेजेंट होती है एट 5 एंड के ऊपर, एट 5 एंड। आपको एक बात बताता चलूं, एक टर्म इसमें यूज होती है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। जो अपस्ट्रीम होती है ना हमारे पास, अपस्ट्रीम कहते हैं कि अगर आप जो है ना 5 प्राइम की तरफ मूव करें, अगर आप 5 प्राइम की तरफ मूव करते हैं तो आप जो मूव कर रहे हैं वो अपस्ट्रीमिंग कहलाती है। अगर आप 3 प्राइम की तरफ जा रहे हैं तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो मतलब है वो ये है कि अगर हम 5 प्राइम की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा मैसेंजर आरएनए या फिर डीएनए 5 प्राइम की तरफ मूव कर रहा है तो वो हमारे पास अपस्ट्रीम होगी, और अगर 3 प्राइम की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगी? डाउनस्ट्रीम कहलाएगी। तो ए प्रोमोटर साइट के ऊपर हमारे पास क्या होगा? ये 5 प्राइम के ऊपर होती है और ये बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और ए प्रोमोटर याद रखिएगा ये बाइंडिंग साइट किस चीज के लिए है? ये है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, आरएनए पॉलीमरेज के लिए। और इसमें दो ये जो है ना प्रोमोटर साइट्स होती हैं, प्रोमोटर रीजन्स होते हैं। एक इसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं। एक तो ये जो आपको टी यानी कि ये जो रीजन है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, और ये TTGA जो सीक्वेंस है ये हमारे पास किस में पाया जाता है? यूकैरियोट्स के अंदर। ये प्रोमोटर रीजन कहलाते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोमोटर रीजन हमारे पास क्या है? TAT, और जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर जो प्रोमोटर रीजन है वो हमारे पास TTGAC है। अच्छा, इस प्रोमोटर रीजन के बाद फिर हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन आ जाता है। ये डीएनए का वो पार्ट होता है जिसने ट्रांसक्राइब्ड होना होता है, यानी कि जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, वो आपके पास स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। और एंड में हमारे पास टर्मिनेटर होते हैं जो कि डाउनस्ट्रीम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 3 प्राइम की तरफ हमारे पास मौजूद होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया पहले हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए। इसमें सिर्फ एक ही पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है जो कि मैसेंजर आरएनए भी डेवलप करवाता है, ट्रांसफर आरएनए भी उसी से बनता है, राइबोसोमल आरएनए भी उसी से बनता है। इसमें जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप ये देखें, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोमोटर साइट। सबसे पहला स्टेप डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि जो प्रोमोटर रीजन होता है वहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट के ऊपर आकर बाइंड होगा, और वो प्रोमोटर साइट कौन सी है वो मैंने आपको अभी बताई भी है, जो कि TAT आपके पास क्या है? प्रोमोटर साइट है। तो इस साइट के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होगा। अच्छा, जैसे ही बाइंडिंग ऑफ एंजाइम होती है तो टू स्पेसिफिक प्रोमोटर रीजन बाय सिग्मा फैक्टर, तो इसके साथ जब ये बाइंड होगा तो इसके साथ एक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है कि बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं सिग्मा फैक्टर, ये उसके साथ आकर अटैचमेंट इख्तियार करेगा। और उसके साथ साथ फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि आपका जो डीएनए है वो अनवाइंड करेगा, और फिर इलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और इलोंगेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज फिर क्या करता है? इलोंगेशन जो है ना वो काज करवाता है। और आखिर में टर्मिनेशन होती है मैसेंजर आरएनए के ऊपर। टर्मिनेशन की साइट्स होती हैं और वो वहां से जो चेन होती है वो ब्रेक हो जाती है। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इन यूकैरियोट्स के अंदर। इसमें हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज हैं उनकी 3 टाइप्स हैं। एक आपके पास आरएनए पॉलीमरेज 1 है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, आरएनए पॉलीमरेज 3 है। आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम यह है कि ये राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करवाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 का काम यह है कि ये प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए को जो है ना सिंथेसाइज करवाता है। इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है हमारे पास? ट्रांसफर आरएनए पॉलीमरेज 3 से जो है ना डेवलप होता है। इसके अलावा प्रोमोटर साइट रिकॉग्नाइज बाय स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसको टाटा बॉक्स या होगनेस बॉक्स कहते हैं। ये मैंने आपको बताया, दो जो है ना प्रोमोटर साइट रिकॉग्नाइज बाय स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं या होगनेस बॉक्स भी कहते हैं। इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। एक है इनिशिएशन, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर रीजन। सबसे पहली बात तो यह है कि आरएनए जो है ना क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है ना वो बाइंडिंग जो है ना प्रोमोटर साइट के ऊपर आकर बाइंड करेगा, और फिर उसके बाद इलोंगेशन जो है ना वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगी। 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो है ना इलोंगेशन होगी, और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगेंस्ट द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है ना वो डेवलप करवाएगा, और आखिर में जो है ना वो टर्मिनेशन जो है ना चेन हमारी ब्रेक हो जाती है। तो इनके स्टेप्स जो है ना प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं।
इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस चीज़ का है, वो एंजाइम का डिफरेंस है, आरएनए पॉलीमरेज़ का डिफरेंस है। उसमें आरएनए पॉलीमरेज़ आपके पास एक ही टाइप का पाया जाता है और यहाँ पर आपके पास आरएनए पॉलीमरेज़ 3 डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़िस्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें स्लाइसिंग भी होती है। स्लाइसिंग मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्लाइसिंग में जो इंट्रॉन्स होते हैं, जो कि अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, उनको जो है ना क्या करते हैं, स्लाइस करते हैं, उनको रिमूव करते हैं, वो स्लाइसिंग कहलाती है। तो यहाँ भी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अच्छा, जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसकी कैपिंग और टेलिंग की जाती है। कैप जो है ना वो 5 एंड के ऊपर डेवलप होती है, जो कि मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको जीटीपी कहते हैं, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एट 5 एंड के ऊपर। तो 5 एंड के ऊपर जो है ना क्या होती है, कैपिंग होती है। तो याद रखिएगा, जो कैपिंग होगी वो 5 जीटीपी की होगी और टेलिंग जो है ना वो 200 से 300 एडिनिलेटेड न्यूक्लियोटाइड। एडिनिलेटेड क्या चीज होती है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को कहते हैं एएमपी, यानी कि जिसमें एडिनिन नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है। तो उसके 200-300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, टेल को डेवलप करते हैं। कैपिंग और टेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि जो है ना जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स हैं जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो कहीं मैसेंजर आरएनए को नुकसान ना पहुंचाएं। इसलिए जो है ना कैपिंग और टेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल डोग्मा का पहला स्टेप जो कि मैंने भी आपको बताया, जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन को देखा, और ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वो क्या है कि डीएनए से इंफॉर्मेशन कहां पर गई, आरएनए के अंदर, और आरएनए में स्पेशली उसने क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए बनाया। ये सेंट्रल डोग्मा का वेरी फर्स्ट स्टेप है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो पहला मरला है वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस का जो दूसरा मरला हमारा स्टार्ट होता है वो है हमारे पास ट्रांसलेशन, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इट इज द सेकंड स्टेप ऑफ सेंट्रल डोग्मा। ये सेंट्रल डोग्मा का सेकंड स्टेप है, जिसमें मैसेंजर आरएनए से आपके पास क्या डेवलप हो रही है, प्रोटीन डेवलप हो रही है। ये इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। कंपोनेंट्स हम इसके देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर इसके स्टेप्स देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है ना मैसेंजर आरएनए आपको रिक्वायर्ड होता है। इट सर्व एज अ टेम्पलेट, ये टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करता है। इट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, एग्जैक्टली ये क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को डिटरमाइन करता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना कोडोन्स एग्जिस्ट करते हैं और ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं। ये जो ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक्सपोज होते हैं, तो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे, बताएंगे कि भाई कौन सा अमीनो एसिड जो है ना वो कहां पर आकर फिट होगा। इसके अलावा इसी मैसेंजर आरएनए की बात करें तो इसमें 5 मजीद साइट्स हैं, पोजीशंस हैं। एक आपके पास 5 यूटीआर कहलाती है, जिसको अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। इनिशिएशन कोडोन होता है, एयूजी आपके पास इनिशिएशन कोडोन है। कोडिंग रीजन वो होता है जहां पर कोडोन्स एग्जिस्ट करें, जहां पर हमारे अमीनो एसिड सब्सिक्वेंटली जो है ना वहां पर जुड़ना शुरू कर दें, वो कोडिंग रीजन है। और एंड में हमारे पास स्टॉप कोडोन होता है, 3 हमारे पास स्टॉप कोडोन होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और जो साइट होती है वो भी अनट्रांसलेटेड रीजन कहलाती है, जो कि 3 प्राइम कहलाती है। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए के अलावा ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आपको ट्रांसफर आरएनए की भी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसने करेक्ट अमीनो एसिड को डिलीवर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, लेकर आना है, पकड़ पकड़ के इसने जो है ना अमीनो एसिड को जो है ना वो प्लेस करवाना है। उसके बाद है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ना मैंने आपको बताया है कि इसके जो है ना दो जो है ना सब यूनिट होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट होता है। इसके अलावा ये तीनों साइट्स प्रोवाइड करते हैं राइबोसोम्स, कौन सी साइट, पी, ए और ई साइट। और एंजाइम्स जो इसमें एग्जिस्ट करता है, जो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, वो पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज कहलाता है, पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज। उसके बाद है हमारे पास स्टेप्स। स्टेप्स की बात करें तो इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है कि बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए विद स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सबसे पहला स्टेप ये क्या होगा कि आपका जो मैसेंजर आरएनए है वो राइबोसोम्स के स्मॉलर सब यूनिट के साथ जो है ना आकर बाइंड होगा। ये मैंने स्टेप्स ना बड़ी एक्यूरेटली और बड़े मैंने सीक्वेंस के अंदर लिखे हैं ताकि आपको जो है ना ये याद रहे। तो अब सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के स्मॉलर सब यूनिट के साथ आकर बाइंड करेगा और उसका जो इनिशिएशन कोडोन होगा, जो जो कि एयूजी है, मैथ्योनिन, ये जो है ना एक्सपोज्ड होगा। जब एयूजी एक्सपोज होगा तो ट्रांसफर आरएनए इससे रिलेटेड मैथ्योनिन को यानी कि वो लेकर आएगा इसके पास। व्हेन फर्स्ट 2 कोडोन ट्रांसफर, जब ये पहला हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, दूसरा कोडोन एक्सपोज हो जाएगा। जब ये 2 कोडोन एक्सपोज हो गए और ट्रांसलेट हो गए
तो उसके बाद क्या होगा, लार्जर राइबोसोमल यूनिट आकर अटैच होगा, यानी कि स्मॉलर के बाद पहले 2 कोडॉन्स का ट्रांसलेट होना कंपल्सरी है। जब ये दोनों कोडॉन्स कंपल्सरी जो है ना ट्रांसलेट हो जाएंगे, तो अगेन फिर हमारे पास क्या होगा, लार्जर राइबोसोमल यूनिट आएगा जो कि आकर बाइंड करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक जो अमीनो एसिड है और दूसरा अमीनो एसिड है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है इसको फैसिलिटेट करने के लिए वो जो एंजाइम मैंने ऊपर बताया है, पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। यहाँ तक बात आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या होता है कि इनिशिएशन फैक्टर होता है। इनिशिएशन फैक्टर भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। इनिशिएशन फैक्टर जो है ना, प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के होते हैं और यूकैरियोट्स में इनकी 9 कैटेगरीज हैं। ये तो हो गया हमारे पास इनिशिएशन। दूसरा जो स्टेप है वो है इलोंगेशन। इलोंगेशन में फिर ये होगा कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है ना नेक्स्ट कोडॉन एक्सपोज होते जाएंगे और जो राइबोसोम्स होगा वो क्या करेगा, उसके ऊपर मूव करता जाएगा आगे, सब्सिक्वेंटली आगे की तरफ जो है ना वो मूव करेगा और इलोंगेशन जो है ना वो काज करवाएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड, फिर दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, तो इस तरीके से अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जो है ना वो डेवलप होते जाएंगे और एक आपके पास पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है ना वो बनना शुरू हो जाएगी। और लास्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो स्टॉप कोडॉन्स आ जाएंगे जो कि 3 तरह के होते हैं, यूएए, यूजीए और यूएजी। ये स्टॉप कोडॉन क्या करेंगे, इनका काम ये है कि ये चेन को टर्मिनेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने ये देखा कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो कैसे डेवलप होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस याद रखिएगा, अगर आप अगर इसका क्रक्स मालूम देखना चाहते हैं तो वो ये है कि सेंट्रल डोगमा का आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल डोगमा यानी कि आपके पास जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन डीएनए से फ्लो करके कहाँ पहुंची, मैसेंजर आरएनए के पास, और फिर मैसेंजर आरएनए से वो किस में ट्रांसलेट हुई, प्रोटीन के अंदर। अब इसको फिर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा प्रोसेस कौन सा है, ट्रांसलेशन। इन 2 प्रोसेस से फिर आगे क्या होता है कि इनके फिर हमने स्टेप्स इसमें जाने और इसके अलावा हमने उसमें रिक्वायरमेंट्स को हमने देखा। तो ये जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको जो है ना आप अंडरस्टैंड करें। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है ना वो इनबॉक्स कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं।